लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, पीयूएसी। किसी बच्चे को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर पीओएसी को एक बार रिपीट कर दीजिए, कुछ एक एग्जांपल के थ्रू। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स के लिए ओके कर देता हूँ। चलिए बर्न किया। सर कुछ नजर नहीं आ रहा। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं आपका C4H10 का। ये सबको क्लियरली विजिबल है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है इसलिए चेंज करना पड़ा। विजिबल तो है ना सबको? यस सर। अब C4H10 को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है, ठीक। इसको बर्न करने के बाद क्या मिलेगा आपको? CO2 प्लस H2O। या ध्यान रखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर हम बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और H2O मिलता है। अब H2O हमारे पास लिक्विड है या गैस है, ये डिपेंड करेगा कि आपका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर रहेगा तो आपको गैस लिखना है। अगर कुछ नहीं गिवन होगा दैट मींस आपका रूम टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस और उस टेम्परेचर पे H2O क्या रहेगा? लिक्विड, ठीक है। उससे पीयूएसी को हालांकि कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं बनता, बस से लगता है अनबैलेंस।
अनबैलेंस्ड इक्वेशन पे। व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड एक्चुअली? बेटा ब्यूटेन लिखा हुआ है C4H10, ठीक है। अब POAC आपको लगाना किस पे होता है? जिसपे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो बैलेंसिंग आपकी रहेगी, या फिर ऐसे कह लीजिए अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आगे कुछ भी आपको नहीं लिखना है, कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है। POAC आप सीधा लगाइए, किसी भी एटम पे लगाइए, और वो अमाउंट जैसे मोल मोल आप रिलेट करते थे बेटा, बाद में डिस्कशन कर लेना ब्यूटेन एंड सो ऑन के बाद नाम क्या आएगा उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे ना, ठीक है। वो आपका ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर आएगा, देश दुनिया भर के नाम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। C4H10 को आपने अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न किया तो आपको क्या बना? CO2 और H2। अब POAC लगाना है। अभी आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं आपको नंबर ऑफ मोल रिलेट करने के। एक तो आप बैलेंस कर लो, ठीक है, उसके बाद मोल मोल रिलेशन लगा के सीधा कंपाउंड निकाल दो। दूसरा मेथड आपका POAC है। ये एक टाइप का टूल है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बस इतना ध्यान रखिएगा। जनरली हमारा यूज होता है, क्या हुआ? क्या किसी बच्चों कुछ पूछना है क्या? जनरली हमारा यूज होता है जनरली हमारा यूज होता है मोल मोल जैसे रिलेशन लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिलेट करके कि इसके 1 मोल से 4 मोल प्रोड्यूस हुआ तो 2 मोल से कितना होगा। अगर हमें इस टाइप से रिएक्शन बैलेंस नहीं मिल रही है, तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने एग्जांपल कराया था K4Fe2CN6 वाला, ठीक है, उस टाइप का अगर एक एग्जांपल आपको आता है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। आप सीधा एटम अगर आपके पास पता है कि हाँ जितना एटम इधर है उतना ही एटम आपका राइट साइड में गया है। अब देखिए C4H10 है, जितना एटम आपके रिएक्टेंट में होगा, जितने मोल ऑफ एटम आपके रिएक्टेंट में होगा, उतने ही मोल ऑफ एटम आपके प्रोडक्ट में गया होगा। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन उसमें पार्ट पढ़ा था कि जितने एटम आपके रिएक्टेंट में रहेंगे उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट में रहेंगे, ठीक है। इसमें हमें पता है कि 4 कार्बन जितने थे ये टोटल सारे के सारे कार्बन इसमें आपके इंक्लूड होने चाहिए, ठीक। तो POAC हर किसी पर्टिकुलर एटम के लिए लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं POAC फॉर कार्बन एटम, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट में आपका कार्बन कहां पे है? इस पॉइंट पे है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। दैट मींस सिर्फ कार्बन यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर C4H10 में कितने कार्बन एटम यूज हो गए ये कैसे डिसाइड होगा? अगर सपोज हमने C4H10 का 1 मोल लिया, इसमें कार्बन एटम कितने होंगे? अगर हमने 1 मोल C4H10 लिया तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे? 4 मोल। अगर हमने 2 मोल C4H10 लिया तो कितने आएंगे कार्बन एटम? That is 2 into 4, मतलब 8 मोल आएंगे C एटम। अगर हमने ये 3 मोल लिया तो कितने कार्बन एटम आएंगे? दैट मींस 12 मोल कार्बन एटम। मतलब जितना मोल्स है मल्टीप्लाई बाय जितने एटम इस आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसी को जो हमने यहाँ 1 by 1 वैल्यू करके लिखा है, इसको हम सीधा लिखते हैं POAC फॉर कार्बन एटम। रिएक्टेंट में कितने कार्बन एटम है? 4 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ C4H10। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? ये स्टेप में किसी को भी कोई भी जिसको POAC थोड़ा बहुत डाउट में था, ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? अरे हाँ ना, कुछ तो माइक अनम्यूट करके, ठीक है। रिप्लाई तो किया करो, पता तो चले क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो। यस सर। आर्मी की ट्रेनिंग नहीं हो रही भाई, क्लास हो रही है। रिप्लाई करना है भाई, रिप्लाई करना है। चलिए 4 into मोल ऑफ C4H10। अब आते हैं आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। आपके प्रोडक्ट में कार्बन कहां पे है? सिर्फ इस पॉइंट पे, ठीक। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम मैंने निकाल लिए। जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम इधर होंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम आपके प्रोडक्ट में आने चाहिए। आपके प्रोडक्ट में क्या है? केवल और केवल CO2 है। CO2 में हर मोल CO2 एटम में कितने मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है?
1 मोल कार्बन एटम, दैट मींस 1 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ CO2। ठीक है, बस आपका मेन पीओएसी यही है। आप इसके साथ आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी करने का मतलब मोल को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करते रहो, मेन पीओएसी यही था। अब मोल को वेट के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 into वेट ऑफ C4H10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ C4H10, दैट इज इक्वल टू 1 into वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलर वेट ऑफ CO2। ठीक है, मोल्स को तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है, बाकी और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, डन, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर क्या ये पीओएसी कॉन्सेप्ट का कोई ड्रॉबैक है, मतलब कि मान लो कभी लग ना पाए? नहीं बेटा, लगता तो हमें, हाँ लगता तो ये हमेशा है। ठीक है, ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने सही जगह पे नहीं लगाया तो बहुत लंबा आंसर आएगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत टफ कर देगा, और सही जगह पे लगाओगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। लगेगा तो हर पॉइंट पे। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में, हाँ बेटा अभी ऑक्सीजन एटम के लिए लगा के बताऊंगा। ये पीओएसी फेल होता है या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो फेल होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, जहाँ E बराबर mc², जहाँ आइंस्टीन की इक्वेशन आती है कि जितना मास होता है उतना मास अब एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कुछ मास, वहां पे ये रिएक्शन फेल हो जाती है। सर वो तो हमको आ जाएगा ना, कब यूज करना है कब नहीं करना? हाँ बिल्कुल बेटा, आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। ओके सर। सर अभी सर इसके बाद एक डाउट पूछना था, लिमिटिंग रिएजेंट का, पूछ लूंगा? ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, फिर आप पूछ लीजिए। ओके सर। नोट कर लिया सबने ये? सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंशियल। बेटा अभी कराऊंगा मैं, पीओएसी छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है कि ये पहली बार में कम समझ में आता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। इसको मैं दोबारा रिपीट किया हूं तो इसका मतलब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब हम लगाते हैं पीओएसी फॉर ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट में कितना है, बस एक ही जगह पे, बाकी कहीं ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन में कितने एटम है, 2, दैट मींस 2 into मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू, अब और कहा ऑक्सीजन आपके यहाँ पे, दैट मींस 2 into मोल्स ऑफ CO2 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 into मोल्स ऑफ H2। ठीक है, अब यही अगर पीओएसी फॉर हाइड्रोजन एटम लगाएं तो इधर कितने हैं, 10 into मोल्स ऑफ C4H10, that is equal to 2 into moles of H2। चलिए अब क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, आप पहले से ही बता सकते हो, तो मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आप नहीं बता सकते। मैं पहले ही कहा कि पहला मेथड ये है कि आपको सिंपल रिएक्शन देखे तो फिर सिंपल इक्वेशन बैलेंस करना, फिर बता देना।
पिछले लेक्चर में मैंने जो K4Z, फिर इसको यूज करते हैं बेटा सीक्वेंशियल रिएक्शन में, जिसमें आपको बीच में पता ना चल रहा हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब वहां यूज कर सकते हैं। पिछला लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो उसमें मैंने एक एग्जांपल कराया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आप उसको बताओ बैलेंस करके, वो नहीं सॉल्व हो पाएगा बैलेंस से, क्योंकि उसमें बीच में पता ही नहीं हमें क्या क्या हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में बीच में पता नहीं होता है क्या क्या हो रहा है, वहां पे पीओएसी बहुत सुटेबल होता है। अदरवाइज आप कर सकते हो इसको बैलेंस करके भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए आपके। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 obtained by the combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। सब लोग इसको पीओएसी से करिएगा, मतलब पता है हम कि मुझे कि आप लोग बैलेंस करके कर लेंगे, लेकिन आपको अभी सीखना पीओएसी है, तो इसलिए इक्वेशन लिखिएगा और पीओएसी से ही सॉल्व कीजिएगा। वन 1.76 किलोग्राम। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो इसको पीओएसी लगाने से आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हुए, आप सीधा लगा सकते हो। आपका फॉर्मूला क्या गिवन था, C8H18 plus O2, it gives CO2 plus H2। ठीक है, आपको क्या चाहिए, CO2। तो CO2 और C8H18 में क्या चीज कॉमन है, कार्बन। तो कार्बन के लिए आप पीओएसी लगा दो। पीओसी लगाते हो यही ध्यान रखना कि जब आपको मल्टीपल कंपाउंड में लगाना है, ठीक है, जैसे मान लो C8H18 में लगाना है, तो लगाते हुए ये ध्यान रखना कि एक एटम ऐसा पकड़ना जो सिर्फ उन्हीं दोनों में, बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो O2 के साथ, आप अभी क्वेश्चन देता हूं आपको, फिर वहां से देखते हैं क्या करना है। दैट मींस 8 into moles of C8H18 that is equal to 1 into moles of CO2। ठीक है, C8H18 का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आएगा, 1296 और 18114। दैट मींस 8570 अपॉन 1145, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 44, दैट इज 1760 ग्राम, या फिर कह लीजिए 1.76 किलोग्राम। ठीक है, आई थिंक सबका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आपको एक रिएक्शन गिवन है। कैलकुलेट द वेट
of H2SO4 formed from 12 gram FeS2 from the following series of reaction. आपको रिएक्शन गिवन है FeS2 plus O2, it gives FeO plus SO2. दूसरा आपका SO2 plus O2 gives SO3. तीसरा आपका SO3 plus H2O gives H2SO4. चलिए, एक तो आपका मेथड है कि आप बैलेंस करके हर तरफ से फिर मोल मोल रिलेशन लगाते हुए हर स्टेप में चल जाइए। जैसे आपको लिमिटिंग रिएजेंट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें किया था हमने। सर Fe का वेट कितना है? अभी क्या आंसर आया? सर हाँ जी, Fe का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? Fe का बेटा 50, Fe का एटॉमिक वेट 56 होता है। 56। नाइनटीन पॉइंट सिक्स, ठीक है, सही आंसर है 19.6 यानी 0.2 मोल। ठीक है, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक आपका मेथड है कि पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो हर तरफ से। ठीक है, मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करके बता देता हूँ। ठीक है, पहले बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास SO3 यहाँ पे, नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं यहाँ पे, तो बैलेंस आपकी इक्वेशन। इस पॉइंट पे अगर आप बैलेंस करेंगे तो SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, तो 2 2 4 2 6, यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 2 लगा दें, बैलेंस हो गया। ठीक है, और FeO और सल्फर 2SO2 अगर यहाँ कर देते हैं तो 2 2 जा 4, 5 5/2। ठीक है, 5/2 आप यहाँ कर दिया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फर्स्ट है कि जैसे रिएक्शन में बैलेंस
फिर सीक्वेंशियली लास्ट वाला क्वेश्चन सही किया था, तो उसको समझ में आ गया कि अप्रोच कैसे करना है। FeS2 का अगर मोलर वेट आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 32 64 56 120 120 आएगा इसका मोलर वेट। ठीक है, दैट मींस मोल्स ऑफ FeS2 कितने आएंगे? 12/120 दैट इज इक्वल टू 1/10 मोल। ठीक है, आपने यहाँ बैलेंस कर दिया। अब मोल मोल रिलेशन लगाना सर वीडियो। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है क्या? वीडियो मेरी क्लियर आ रही है क्या? नहीं आ रही है। जस्ट 1 मिनट, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए आप क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेथड से वेरी फर्स्ट मेथड हम क्या करते हैं, मोल मोल रिलेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, जिसको लिमिटिंग रेंज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी वहां से यहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंपल मैथ लगाना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, FeS2 से कहाँ पहुंचना है, H2SO4 पहुंचना है। ठीक है, अब रिएक्शन में जो जो नीड होगी उसको मार्क आउट कर लो, जो आपके नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड होगा। FeS2 के अकॉर्डिंग हमें अगले स्टेप में क्या चाहिए, SO2। दैट मींस हमें से यहाँ से SO2 का कौन सा, यहाँ से हमें SO2 का अमाउंट चाहिए। जितना यहाँ SO3 मिलेगा वही SO3 यहाँ यूज होगा और यहाँ से H2SO4 फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1/10 मोल अगर यहाँ से यूज किया तो 2 टाइम्स यहाँ बन रहा है, यानी यहाँ कितना बना होगा, 1/5 मोल। डन। तो जितना यहाँ बना होगा वो हमने यहाँ यूज किया, यानी यहाँ पे SO2 का मोल कितना है, 1/5 मोल। ठीक है, तो 1/5 मोल 2 से 2 बन रहा है, दैट मींस 1 से 1 बनेगा। तो 1/5 मोल से ये कितना बनेगा, 1/5 मोल। अब जितना SO3 यहाँ बना है वही SO3 हमने यहाँ यूज किया है, दैट मींस यहाँ कितना यूज किया, 1/5 मोल। 1 से 1 बन रहा है, दैट मींस 1/5 से ये कितना बनेगा, 1/5 मोल। दैट मींस मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1/5, दैट इज इक्वल टू 0. इस मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैंने कैसे क्या किया, समझ में आ गया? ये सिंपली मोल मोल रिलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, अब आपको बाइक चलाना सिखा दिया तो दैट मींस आप क्लच गियर एक साथ लगा सकते हो। तो उसी टाइप से कुछ है कि जो मैंने सिखाया था आपको, मोल ऑफ FeS2/1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ SO2/2। तो वो सब कुछ मैंने एक ही स्टेप में कवर अप कर दिया। अच्छा 1/5 बेटा, 1/5 का फंडा नहीं है। देखिए 1/5 एग्जैक्टली आया कैसे, आपके यहाँ 1 मोल से ये कितना मोल मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है। ठीक है, दैट मींस 1/10 मोल से ये कितना मिलेगा, 2 × 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, इसलिए 1/5 आया। अब जितना आपको यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वही अमाउंट आपको यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 2SO2 है तो जो 1/5 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, वो स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करने के लिए बैलेंस रिएक्शन है। हमें क्या करना है, जितना SO2 यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है वही SO2 हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ, 1/5 मोल। हमने इसको यहाँ पुट किया, यहाँ से फिर ये SO3 निकाला, 1/5 कैसे आया, 2 से 2 मिल रहा है, दैट मींस 1 से 1 मिलेगा तो 1/5 से 1/5 मिलेगा। इसका मतलब SO3 कितना प्रोड्यूस हुआ, 1/5 मोल। अब तीसरे स्टेप पे है, 1/5 मोल
1 से 1 मिला, दैट में 1/5 से ये कितना मिलेगा 1/5। ठीक है, ये सिंपल मोल मोल रिलेशन से था। अब सेकेंड मेथड हम पढ़ते हैं, वो है पीओएसी से। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है वो पीओएसी से कैसे लगाना है। सिंपल सीधा, आपका जितना सल्फर आपके FeS2 में है, देखिए रिएक्टेंट में F सल्फर और कहीं नहीं है। ठीक है, तो पीओएसी लगाते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पे जिस एटम को आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट में सिर्फ उसी के पास वो एटम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप पीओएसी उस पे लगाइएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। FeS2 के पास जितना सल्फर था, ये सारा का सारा सल्फर किसमें कन्वर्ट हुआ है, SO2 में। सल्फर बीच रास्ते में से और कहीं नहीं कहीं गया, SO2 में सीधा आया। अब जितना सल्फर था सारा इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही सल्फर फिर यहाँ आया है, अभी भी सल्फर आपका कंजर्व है, जितना सल्फर यहाँ था वो इतना सारा का सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये सल्फर सारा SO3 में कन्वर्ट हो, बाकी कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है सल्फर का, अभी भी हम पीओएसी लगा सकते हैं। अब हम नीचे SO3 के पास आए, SO3 से सारा सल्फर H2SO4 में गया, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यानी पूरे रास्ते में कहीं भी सल्फर हमारा साइड से बाहर निकल के नहीं गया है। साइड से बाहर निकलने का मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं बना है सल्फर का कोई भी। इसका मतलब जितना आपके पास यहाँ सल्फर है उतना आपके पास यहाँ सल्फर आना चाहिए। ठीक है, ये पीओएसी लगाने का सबसे बेसिक फंडा है कि जितना आपने जिस एटम के लिए लगा रहे हो वो इनिशियल से लेके लास्ट तक वही एटम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में CO2 बन के उड़ गया या SO2 बन के गायब हो गया हो। अगर आप सल्फर बना रहे तो ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ में कुछ एक और सल्फर का बाय प्रोडक्ट बना दिया फिर भी पीओएसी लगाए पड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना कि जितना आपने जिस एटम के लिए लगा रहे हो वो एटम जितना अमाउंट हमने शुरू में लिया वही पूरा फाइनल एक प्रोडक्ट में आ रहा हो। ठीक है, अब आप सल्फर के लिए पीओएसी फॉर सल्फर आपने लगाया, यहाँ सल्फर कितने आइटम है, 2। आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर पीओएसी लगाते हैं तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। पीओएसी में सिर्फ आपको ये चेक करना है जितना आइटम आपने रिएक्टेंट में लिया था बीच में से कोई बाई प्रोडक्ट बना के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो सिंपल आप उससे पीओएसी लगा सकते हो। तो सल्फर में मैं पीओएसी लगा रहा हूँ, 2 into moles of FeS2 that is equal to 1 into moles of H2SO4 that is 2 into multiplied by 1/10 equal to N of H2SO4। खत्म, आंसर आ गया 0.2। तो पीओएसी आपका एक इक्वेशन सॉल्व करने का टूल है, मेथड है, बैलेंसिंग भी एक आपका मेथड है। ठीक है, अगर सही जगह इस्तेमाल करोगे तो पीओएसी काम की है, अगर कहीं और हर कहीं लगाते चलोगे तो फंस जाओगे सवाल में। ठीक है, जैसे वो प्रीवियस क्लास वाला जो K2 और K3 वाला एग्जांपल था जेड जिंक के साथ में, वो जरूर आप देख लीजिएगा एग्जांपल। आज एकता अग्रवाल बताओ, समझ में आ गया या कुछ डाउट पूछना है? सर डाउट था सर। सर हाँ जी बताओ। सर एक क्वेश्चन था, 50 kg of N2 हाँ जी आगे बताओ। and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3. हाँ Calculate the amount of NH3 formed. Identify the limiting reagent in the production of NH3 in this situation. ठीक है, आप ये क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप में बच्चों का रिप्लाई मैं देखता रहता हूँ, कोई ना कोई आपको इसका सॉल्व करके सॉल्यूशन भेज देगा, टेंशन मत। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं सॉल्व करके भेजता। अच्छा, हाउ वी विल फाइंड वेट एज 19, बेटा 0.2 मोल आ गया H2SO4। H2SO4 का मोलर वेट आप निकालोगे 98 ग्राम आता है, 0.2 से मल्टीप्लाई करो 19.6 आ जाएगा। पेटीएम चलाते हो तो ठीक है, 500 रुपया दे चमाट दूंगा गाल पे। देख चुका बेटा माइक म्यूट करो, किसी का माइक चालू है। ठीक है, क्योंकि सर हाँ जी सर एक क्वेश्चन था पीओएसी से ही। हाँ हाँ सर जैसे आपने प्रीवियस क्लास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी थी, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था, तो हाँ। उसमें स्पेसिफिकली कार्बन एटम पे ही पीओसी लगाया था।
हाँ, वो जो K2CO3 वाला मैंने एग्जांपल लिया था उसमें। यस सर। सर हाँ जी। अगर मैं किसी भी एटम के लिए पीओएसी लगा दूं रिएक्शन में तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, क्योंकि एटम्स कंजर्व रहेंगे रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। नहीं, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला हुआ था कि कार्बन कंजर्व रह रहा है, ठीक है, बाकी अदरवाइज आप किसी भी एटम के लिए लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस ओके सर। पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर बात किया है तो उसमें लिखा हुआ था कि कार्बन कंजर्व है। सर लेकिन जो प्रोडक्ट का वेट पूछा है तो वो तो हम किसी भी एटम के थ्रू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हाँ जो भी एटम थे वो प्रोडक्ट में कंजर्व थे। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। सर आंसर डिफरेंट आ रहा था। लेकिन बाकी एटम आपने कौन सा एटम कंजर्व किया ये तो बताओ। सर पोटेशियम लिया था K2CO3 में। आपसे उसने क्वेश्चन में तो ऐसा कहा ही नहीं था कि पोटेशियम कंजर्व है। सर सर लेकिन पीओएसी के अकॉर्डिंग तो जो भी एटम रिएक्टेंट साइड में है वो प्रोडक्ट साइड में भी कंजर्व रहेगा। हाँ, आपसे उसने कहा था K2CO3 was stated by a series of reactants to convert all the carbon into product। ये प्रोडक्ट आपको दिया है। उसने पोटेशियम के बारे में कुछ नहीं कहा। हो सकता है कहीं बीच रास्ते में से KCl फॉर्म करके कुछ अमाउंट हमारा रह गया जिसको हमारा प्रोडक्ट में नहीं आया हो, या फिर मान ओके लो आपका सर। सीरीज नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शन चल रही है, कहीं पे KCl एक साइड प्रोडक्ट बना करके थोड़ा सा 1-2 मोल बच गया हो, ठीक ओके है। सर। तो पीओएसी तभी अप्लीकेबल होता है कि जितना अमाउंट जिस एटम के लिए रिएक्टेंट में लिया है उतना सारा का सारा अमाउंट आपके प्रोडक्ट में गिवन हो, तब आप ओके पीओएसी उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए किसी पर्टिकुलर एटम के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। ओके उसने क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा था कि पोटेशियम के लिए कंजर्व है, उसने आपसे क्वेश्चन में साफ कहा है कि कार्बन कंजर्व है, मतलब कार्बन जितना हमने लिया था सारा का सारा आपका प्रोडक्ट में आ गया है। अगर उसने पोटेशियम के लिए भी यही बात कही होती तो हम पोटेशियम पे लगा देते हैं, आपका आंसर तब आ जाता। ओके थैंक यू सर। ठीक है। अब चलिए, आपका मैंने क्या कहा था आज क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने छोड़े हुए थे, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, उससे बेसिक सी चीजें थोड़ी मैं बताऊंगा। ये आपका मूल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल बीच में है, ठीक है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका तो बेसिकली आता है, लेकिन अभी जरूरत है आपको, ठीक है, काम आएगा। आप जैसे कोई अदर साइड बुक्स करेंगे, जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे प्रमोद नरेंद्र अवस्थी के बारे में पूछा था, ठीक है, जैसे उसमें भी आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा मैं मास नंबर के साथ रिलेट कर रहा हूँ, बाकी आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोडाइपर्स क्या होते हैं, ये सब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लियर कवर होंगे। आप जो भी बच्चे इस बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट में आपको नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, मोलरिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैंने भी पढ़ाया नहीं है। मोल भी आपका 2 पार्ट में चलेगा, एक अभी चल रहा है, एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें मोल कॉन्सेप्ट दोबारा से स्टार्ट होगा, लेकिन वो थोड़ा अलग रहेगा इससे। तभी मैं कुछ थोड़े नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट करके बता दे रहा हूँ कुछ चीजें। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में कई सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं अलग अलग पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेरे चैप्टर्स में किसी बुक के साथ सेम सीक्वेंस नहीं मिलेगा, तो सीक्वेंस मत खोजिएगा। आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है अगर वो समझ में क्लियर आ रहा है तो आप जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप क्लियर हो गए कि क्या क्या करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है बहुत पॉपुलर, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, और एक दूसरा टर्म आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। देखिए, रिलेटिव कहा हुआ दैट मोल मींस कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं। क्या हुआ सर ये मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। दैट मींस हम किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये रिलेटिव का आपका बेसिकली जो भी एकदम डिटेल से आप पढ़ोगे वो आपके फिजिक्स में चैप्टर आएगा रिलेटिव मोशन, उसमें रिलेटिव का मतलब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में किसी चीज को कैसे देखते हैं। तो एक और टर्म बताइए, अभी तक हमने एक दो चीजें पढ़ी है जो हमने पढ़ी है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरी, डेंसिटी में कौन कौन सी टर्म ऐसी पढ़ी है हमने, डेंसिटी में कौन सी ऐसी टर्म्स पढ़ी हैं जो हमने एक के रिस्पेक्ट में दूसरे रिलेटिव की डेंसिटी निकाली एंड है। वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेपर डेंसिटी पढ़ी है हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी है हमने, ठीक है। तो दैट मींस रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी मास का एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट का मास आपका, दैट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट
अपॉन 1/12 into mass of C12 आइसोटोप। ठीक है, अब देखिए बेसिकली ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, हमें किसी भी मास को यूनिटलेस करने का तरीका है। अब देखिएगा कैसे यूनिटलेस होगा। मास ऑफ वन एटम, मान लो मैंने ऑक्सीजन का लिया, सपोज मैंने ऑक्सीजन का ले लिया, इसका हम आरएएम निकालना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 एएमयू। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, उसका 12 1/12 किया। दैट मींस में हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 एएमयू की डेफिनेशन पढ़ोगे तो यही होती है। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एएमयू की। एएमयू से एएमयू कट के दैट मींस आंसर क्या है 16। आगे कोई यूनिट नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। जब हम किसी कार्बन 12 आइसोटोप के कंपैरिजन में आपका एटॉमिक मास निकालते हैं। अब एक टर्म और आती है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये भी आपका कुछ नहीं होता है, इसको भी यूनिटलेस करने का एक तरीका है। सेम आपका फॉर्मूला होता है, सेम का सेम। जैसे मास ऑफ वन एटम लिखा है, वहां पे आपका क्या आता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ C12 आइसोटोप। सर स्क्रीन कभी भी क्या से क्लियर आनी चाहिए। 150 सर 150 स्पीड आ रही है। हाँ जी, सर आपने बताया रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो सर इसके जो रिलेट किया है C12 आइसोटोप से, सर उससे हाँ तो सर जो मास है उस वही वैल्यू आएगी 16 है किसी हाँ बिल्कुल बेटा, वही वैल्यू आएगी, सेम आएगी। उसका रिलेटिव है, ठीक है। जैसे आप पूछिए, बोलिए बोलिए। सर उसके पास यूनिट लेस हो जाएगा बस वो। हाँ बस जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं यूनिट लेस करने के लिए, सेम उसका भी यूज। ऑक्सीजन के आगे बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आरएएम। ऐसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को भी आरएमएम कहते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के लिए लिखना चाहोगे तो आरएमएम की वैल्यू क्या आएगी, होता है क्या 32 एएमयू। 32 एएमयू को इससे डिवाइड करोगे 1 एएमयू, इसका आंसर क्या आएगा आपका 32। ठीक है, एक चीज ऐसे समझ लो, O2 का आपके पास कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके 1 मोल का मास कितना आएगा 32 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 32 यू या फिर एएमयू, कुछ भी कह लो आप, दोनों सही है। और अगर इसका आरएमएम की बात होगी तो आंसर क्या आएगा 32। आगे कोई यूनिट नहीं रहेगी। सर हाँ जी, सर हम 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप की जगह 1 AMU की वैल्यू को भी तो लिख सकते हैं। क्या हुआ, सर हम 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप की जगह 1 AMU की वैल्यू को लिख सकते हैं, 1 AMU की वैल्यू को 1/12 इनटू मास ऑफ C12 सीधे क्या लिख सकते हैं, 1 AMU की वैल्यू को। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ओके सर। आपकी बात है डेफिनेशन ये है। ठीक है, डेफिनेशन से फिर मैंने रिलेट किया है। तो एक आपका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है और एक आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताओ। वो सर आपने जो रिलेटिव डेंसिटी के लिए जो है ना रीजन बताया था कि इसको क्यों लेते हैं, वो सेम ही है सर ये प्रिंसिपल, इस पे भी हाँ रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को हटाना होता है और रेफरेंस स्टैंडर्ड लेने के लिए। हाँ बेसिकली हम यूनिटलेस कंपाउंड अपना करने के लिए जनरली रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ओके सर।
मैंने अभी बताया, आपका सेम डेफिनेशन है, 1 एटम की जगह 1 मॉलिक्यूल कर लेना, बस बात खत्म, आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। या करना किसी पेपर में पूछेगा नहीं, नहीं कहीं पर क्वेश्चन। अब ये है कि टॉपिक है इसलिए पढ़ाना पड़ता है। एग्जैक्टली होता है कि आप लोग को पता होना चाहिए, कहीं पे अगर लिखा हुआ आता है RAM RMM, तो ऐसा ना हो कि डर के मारे आप छोड़ ही दो। ठीक है, अब आपके कुछ एक दो क्वेश्चन मैं मोल से पूछता हूँ, हमने देखे आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है, आंसर बताइएगा उसके, तो बेटा था। चलिए क्वेश्चन है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X is 1.6 into 10 to the power minus 23 gram. Then calculate the number of moles in 19.2 kilogram of it. So अच्छा, 200 वह 200 जिसका है थोड़ा बहुत आसपास पहुंचा है, उसने कहीं शायद कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक कर दी। चलिए एक एजम्पशन दे देता हूँ, आपको Na इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23 लेना है। अब आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए आप बताइए, तो 6.022 लेते हैं, 2 किलोग्राम, बेटा मोल कब से किलोग्राम में आने लग गए?
चलिए मैं बताता हूँ। हाँ 2000 दिव्यांश शर्मा परफेक्ट, 1 बजे का आंसर है। अर्चित कुरुक्षेत्र कुलश्रेष्ठ सॉरी। चलिए अब जो आपको वेट गिवन होता है किसमें लेना होता है, इसको ग्राम में अपॉन मोलर मास होता है। ये मेरे ख्याल से आप लोग भूल गए। ठीक है, अपॉन मोलर मास होता है। मोलर मास का मतलब 1 मोल कंपाउंड का मास होता है। इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, 1 मोल ऑफ एक्स का मास कितना आएगा, एक एटम का मास कितना है 1.6 × 10⁻23। एक मोल एटम का मास कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻23। इससे निकल गया कितना है, सो 9.6 ग्राम। अब आपको इसको यहाँ से उठा करके याद रखना। दैट मींस आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, मोल इक्वल टू मास गिवन कितना है 19200 डिवाइडेड बाय 9.6 डिवाइडेड कीजिए, आपको कितना आएंगे टोटल 2000। सर हमने 6.10⁻23 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ठीक है, ऐसे तो 1 एटम का मास भी इसी टाइप से ही होता है 1.6 हो या फिर 4 ABU 10 ABU, लेकिन हम उसका क्या लिखते हैं नीचे मोलर मास लिखते हैं। तो मोलर मास किसकी टर्म में आता है, ग्राम में आता है। ठीक है, चलिए आगे चले। सर हाँ जी सर इसमें आपने सर एन से मल्टीप्लाई किया है सर इसमें। हाँ बिल्कुल। सर इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, ये 1.6 × 10⁻23 है, हाँ यानी कि 1 AM से जो एलिमेंट है सर उसका मास नंबर इनटू AMU इक्वल्स टू सर ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻23 ग्राम। मैंने आपको AMU तो दिया ही नहीं। नहीं सर ऐसे कर लेंगे ना सर, क्योंकि जो एन है सर वो 1/AMU तो ये है। हाँ मेरा होता है 1/NA ही होता है, 1 AMU कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अगर AMU की यूनिट नहीं दिया तो उसको जबरदस्ती यूज कर रहे हो आप। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1.6 × 10⁻23 दिया था इसलिए चल गया। अगर यहाँ पे 3.7 × 10⁻23 देता तो आपका आंसर गलत होता। ऐसा क्योंकि AMU की यूनिट आप रखोगे ना, AMU की यूनिट यही आती है इसलिए आपका आंसर सही बैठ गया। ठीक है सर हाँ जी सर अगर हम इसमें वो आपने बताया था ना AMU और ग्राम का रिलेशन 1.67 × 10⁻24 ग्राम ए बराबर 1 AMU, हाँ हाँ तो उसका डिवाइड दे देते और फिर AMU में जितना होता उतना ही तुम 1 मोल में होता। हाँ। आपका मैं ये कह रहा हूँ कि आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप ये करो ग्राम को AMU में आपने कन्वर्ट कर लिया, फिर AMU को इक्वल टू ग्राम में लिख दिया मोल कन्वर्जन करके, ठीक है, तो आपका सही बैठ जाएगा। आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी लेकिन सही आ जाएगा। ओके सर। आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी की चाहिए। जैसे आपने मान लो यहाँ पे अगर आपको गिवन होता 3.7 × 10⁻23 ग्राम, तो आप पहले इस ग्राम को AMU में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आपको AMU में वैल्यू आ जाएगी। AMU में जब वैल्यू आती है तो फिर उसके बाद 1 मोल में कितना होता है 1 ग्राम होता है 1 AMU में। ठीक है, आप उसको ग्राम की टर्म में कर दिए, उसका फिर डिवाइड कीजिए आंसर आ जाएगा। सही है? यस चलिए सर अब आते हैं आपके मास नंबर पे। मास सर। नंबर हाँ जी सर जब हम Na का मल्टीप्लाई करते हैं विद नंबर ऑफ मोल्स तो हमें वेट मिल जाता है। हाँ बिल्कुल 1 मोलर मास मिलता है, 1 मोल का मास मिलता है।
हाँ समूला मास हमें मिल जाता है। तो सर यहाँ पे जो 1.6 इंटू 10⁻⁻23 का हमने मल्टीप्लाई करा Na के साथ, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है। नहीं ये 1 मोल x का मास है, ये जो 1 मोल x लिखा ब्रैकेट में मास और लिख लेना, यहाँ पे तो 1 मोल x का मास है। सर बट मास से क्यों करेंगे हम? क्या क्यों करेंगे? सर हम नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मास से हमने क्यों किया? बेटा हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं गिवन Yes, वेट sir. के लिए। Yes, sir. ठीक है, आपके पास ये वेट गिवन है, इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए। वेट तो आपको गिवन है, लेकिन मोलर मास भी तो पता होना चाहिए। मोलर मास का मतलब क्या होता है कि आपके एक एलिमेंट का मास, अब आप उसको अगर नंबर ऑफ एक मोल के बराबर ले लो तब कितना मास आएगा, उसे हम कहते हैं मोलर मास। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का अगर आपसे या प्रोटॉन का आपसे या फिर Okay, sir. किसी भी एलिमेंट का तो चार्ज पूछेगा, ठीक है, तो जितना एक एटम पे चार्ज होगा वो मल्टीप्लाई बाय आपका Na, तो आपका टोटल चार्ज आ जाता है। Okay, sir. ये एक एटम का मास मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। Yes, sir. Thank you. चलिए आगे चलते हैं। बेटा 1 मोल को आप कोई अलग से यूनिट मत लेके चलो। 1 मोल का मतलब होता है सिर्फ अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर में वो, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल टेबल, 1 मोल चेयर, कुछ भी कहा जा सकता है आपका। 1 मोल का मतलब ये है कि जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे दर्जन में यूनिट बताते हैं, उसी टाइप से आपके एटम और मॉलिक्यूल की यूनिट बताने के लिए हम 1 मोल यूज करते हैं। बेटा 96 से क्यों डिवाइड करोगे जब आपका मोलर मास 9.6 है? तो जब आपका मोलर मास 9.6 है तो मोलर मास से आप डिवाइड करोगे ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाने से अच्छा फिर मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग फिर ऐसे गलती करोगे बहुत ज्यादा। सर जो आपने ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन वाला कंसेप्ट बताया तो रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या ग्राम एटम? तो ग्राम एटम वाला बताया था ना, 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल वाला। हाँ बिल्कुल। सर उसके कुछ तरह से क्वेश्चंस बता दीजिए। अच्छा उसके हिसाब से ठीक है, बता दीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। ठीक है 5 1 है, सही है।
इसका इस क्वेश्चन का आंसर 5 करने चाहिए। 16 ग्राम ऑफ CH4 का मतलब 1 मोल CH4, ठीक है। 1 मोल CH4 में 1 मोल CH4 में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 5, दैट मींस 5 मोल ऑफ एटम, दैट इज इक्वल टू 5 ml, ठीक है, क्योंकि 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 5। अब आते हैं आपके दूसरे पार्ट में जो पूछा उसको डिस्कस, ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। अब बेटा सेम होता है ग्राम एटॉमिक, जब आप एटम की मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मोलर मास दोनों चीजें सेम होती है। सर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 20 ग्राम ऑफ हीलियम। पहले हम समझा देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। आपका सपोज हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक नंबर 2 और वेट होता है 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेसिकली बताता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ठीक है। और एटॉमिक वेट आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक वेट मतलब देखिए मास नंबर एक, एटॉमिक वेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्लाइटली, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो मास नंबर आपका कितना है? 4, दैट मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितना होगा? जितना एटॉमिक नंबर होगा। आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम कितने हैं? 5 मोल हीलियम एटम आया हमारे पास। 5 मोल हीलियम एटम, हर एक हीलियम एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? 2, सर ठीक है। ये हाँ जी, सर वीडियो नहीं आ रही है। क्या हुआ? सर वीडियो नहीं आ रही है। सभी को वीडियो नहीं आ रही है क्या? यस सर। वीडियो में तो क्लियर दिखता है कि 150 की स्पीड भी दिख रही है। सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Video is not clear. Visible not. मेरे में तो शायद, बाकी किसी का जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है मैसेज करना है, टेक्स्ट कीजिए आप, या फिर रिप्लेस करके देख लीजिए। फ्रीज हो गई है। sir, everything is black. Your video is not coming. क्लियर नहीं आ रही है वीडियो। Sir, only this is coming. सर आवाज तो आ रही है आपकी, पर वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो फ्रीज हो गया है। सर जिसकी नहीं आ रही है वो दोबारा से रिकनेक्ट करके देख लीजिए, 2 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। आप थोड़ा सा क्लियर हो, हल्का सा ब्लर है आपको, क्या क्या अगर वर्ड दिख रहे हो तो आप बस समझ लीजिए, ठीक है। अब डिस्कनेक्ट करके सर रिकनेक्ट करेंगे तो completely पूरा black है। सर आपका दिख ही नहीं रहा है सर, डीपी सर। आज सर दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। अभी क्लियर आ रही है सबको? अब आपकी डीपी दिखी है। अरे सर आ रही है क्या क्लियर? सर इट इज नहीं ब्लैक। नहीं नहीं सर। सर मेरे पे स्पीड Black screen is दिख रही है। सर आप रिकनेक्ट करके देखिए।
सर अभी क्लियर आ रही है क्या? नो सर। नहीं सर नहीं। सर इसमें स्पीड भी ठीक ठाक दिखा रही है मेरे मोबाइल में तो। Sir, I think your net has been finished. मेरे नेट तो 4 GB अभी पूरा बचा भी हुआ है और स्पीड 150 160 के आज तो approx स्टार्ट दिखा ही रहा नहीं है। हाँ सर। देख लीजिए सर, मतलब रिकनेक्ट करके अगर हो जाए तो ठीक है। तो दोबारा कनेक्ट तो कर लिया। देवगुरु अभी वेट करो बेटा, लेक्चर लेट भी स्टार्ट हुआ है, फिनिश करने की इतनी जल्दी ना देखो। अभी भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल ब्लैक आ रहा है क्या? ब्लैक आ रहा है सर। अंकुश है क्या? अंकुश, अंकुश के मोबाइल से देख लीजिए, कनेक्ट हो जाए तो। हाँ मैं करता हूँ सर, अपना फोन दो। हाँ आ गया सर, दिख गया आपका। डीपी सर दिख रहा है अब साफ। Sir, अभी भी ब्लैक स्क्रीन ही आ रही है। सर कुछ नहीं दिख रहा। हाँ तो बेटा वेट करो, अभी कुछ करा थोड़ी ना रहे हैं सर। नहीं दिख रहा है ये पता है। Sir, video is not clear. दिख रहा है सर अब। लक्ष्य बेटा बैठे रहो थोड़ी देर।
क्लियर नहीं आ रहा। सर दिख रहा है, स्टार्ट कर दीजिए सर। दिख रहा है, फिर ठीक है। थोड़ा सा और बताना था उसके बाद। हाँ 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 फिर हाँ, जो बता दो, जो भी बताना है फटाफट से। ठीक है ठीक है। चलिए, आपके इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है। मास नंबर से कैसे रिलेट करेंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा वो आपके मास नंबर रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके जो आपका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। आपके इसमें टोटल एटम कितने हैं? 5 मोल, ठीक है। एक हीलियम एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं? 2। दैट मींस 5 मोल टोटल नंबर प्रोटॉन आपके कितने आएंगे? 10 मोल, ठीक है। एक और टर्म आती है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हम कैसे देखते हैं, डिस्कस करते हैं।